नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी क्रांति का भाग 2 करेंगे। भाग 1 हम पहले ही कर चुके हैं। भाग 2 करने से पहले जो पार्ट 1 हमने किया है अब तक, उसका एक छोटा सा याददाश्त के लिए आपको बता देते हैं कि क्या अब तक हो चुका है। अभी तक हमने आपको बताया है कि 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16वीं फ्रांस की गद्दी पर बैठे, फ्रांस के राजा बने। लेकिन जब वो राजा बने तो उन्होंने खजाना खाली पाया, खजाने में कुछ नहीं था। ऊपर से कई अरब लिरवे का कर्ज था। तो खजाने को भरने के लिए लुई 16वें ने जनता पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया, लेकिन वो जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए एस्टेटस जर्नल की मीटिंग बुलाना जरूरी था। तो इसके लिए जो है लुई 16वें ने 5 मई 1789 को वर्साई में एस्टेटस जर्नल की मीटिंग बुलाई। तीसरे स्टेट ने इस मीटिंग में मांग रखी कि बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सम्राट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। नाराज होकर तीसरे स्टेट के लोग सभा को छोड़कर चले गए। तो ये तीसरे स्टेट के लोग थे। 20 जून 1789 को इन्होंने वर्साई के टेनिस कोर्ट में अपनी एक अलग बैठक की और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, कानून बनाने वाली संस्था घोषित कर दिया और राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए संविधान बनाने का निर्णय लिया। तो ये पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं। आज हम उससे आगे करेंगे कि आगे क्या हुआ। तो जिस समय नेशनल असेंबली, जो तीसरे स्टेट के लोग थे जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, जिस समय नेशनल असेंबली नया संविधान बना रही थी, ठीक उसी समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यानी कि पूरे फ्रांस में लोगों, जनता जब कीमतें बढ़ी तो राजा ने टैक्स लगाने का निर्णय लिया, कर लगाने का निर्णय लिया। तो उससे जो पूरी जनता थी वो भड़क उठी और एक तरफ जो नेशनल असेंबली थी वो संविधान बना रही थी और दूसरी तरफ पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण पाव रोटी की कीमतें आसमान छू गई। उसी साल 1789 में ही बड़ी भयानक ठंड पड़ी फ्रांस में, जिसके कारण जो फसल थी वो बर्बाद हो गई और जो लोगों का मुख्य भोजन था पाव रोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। बेकरी की दुकानों पर घंटों खड़े रहने के बाद भी जब औरतों को पाव रोटी नहीं मिली तो उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया। खड़ी रहती थी लेकिन कोई पूछता नहीं था। पाव रोटी की कीमत इतनी थी, खरीद नहीं सकती थी, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। तो जब दुकानों पर पाव रोटी नहीं मिली तो जो औरतें थी उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। इससे फ्रांस में अस्त व्यस्तता फैल गई। राजा ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सेना का मतलब है कि अब किसी की नहीं सुनी जाएगी, सेना अपनी करे। 14 जुलाई 1789 को ये डेट याद रखनी है आपने, क्योंकि इसी तारीख को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो जब भी क्वेश्चन आए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो आपने कहना है 14 जुलाई 1789। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में आतंक का माहौल था। अफवाह फैल गई कि राजा सेना को लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। इन लोगों ने अपनी एक जन सेना बनाई। लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सेना बना ली, जबकि सेना पहले से ही राजा ने बुला ली थी। तो अपनी रक्षा करने के लिए एक जन सेना बनाई और हथियारों को इकट्ठा करने के लिए सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। जहां भी उनको लगता था कि वहां हथियार रखे हैं तो उनको इकट्ठा करने के लिए सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। इसके बाद सैकड़ों लोग पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े और वहां बास्तील जेल पर हमला करके
इसको ढहा दिया, इसको नष्ट कर दिया। इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने ये सोचा कि वहाँ पर जो हैं अस्त्र शस्त्र हैं बास्तील जेल में, तो वहाँ पर वो चल पड़े और उन्होंने हमला करके उसको ढहा दिया। इसके अवशेषों को बाजार में बेच, ये जो राजा की जो लुई 16वें थी उसकी दहशतगर्दी की जो जेल थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जब लोगों ने इस जेल को ढहा दिया तो उसके जो अवशेष थे तो उसको बाजार में बेच दिया जो उसको खरीदने वाले थे। ये चित्र आप देख रहे हैं, रेखा चित्र है, तो इसमें दिखाया गया है कि इस तरह से लोग जो थे वो बास्तील में इकट्ठा हुए, बास्तील जेल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये भी एक और चित्र है बास्तील जेल का, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। राजा जो कैदी बनाता था उनको रखता था। तो ये एक और ड्राइंग है बास्तील जेल की, किस तरह से उसको ढहाया गया। इसके बाद गांव-गांव भी यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने लठैतों को बुला लिया, क्योंकि आपने हम पिछले पढ़े हैं कि फ्रांस में 90% जनसंख्या जो थी वो किसान थी, लेकिन दुख की बात थी कि उनके पास जमीन नहीं थी। जमीन के जो मालिक थे वो जागीरदार थे। तो जब गांव-गांव पता लगा कि फ्रांस में क्रांति हो, पेरिस में क्रांति हो गई है, लोगों ने बास्तील की जेल को ढहा दिया है, तो उसके बाद गांव में भी ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने लठैतों को बुला लिया है और वे पकी फसलों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। यानी कि किसानों ने जो फसलें बो रखी है अपने खेतों में, उनके खेतों में, उनको वो नष्ट करने के लिए लठैतों को उन्होंने बुला लिया। इससे डरकर किसानों ने जागीरदारों के किलों पर आक्रमण करके अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी सभी कागजों को जलाकर राख कर दिया। तो इस प्रकार से सिर्फ शहरों में नहीं फैली, गांव में भी फैली। तो जागीरदार थे, उनके किलों पर आक्रमण कर दिया, उनके अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी जितने भी कागज थे उनको जलाकर राख कर दिया। ऐसी स्थिति में जागीरदार अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें सिर्फ राजा के प्रति नहीं थी, गांव में जो बड़े बड़े जमींदार थे या जागीरदार थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था जमीनों पर, वो उनके खिलाफ भी। तो इसके हुआ क्या नतीजा कि जो जागीरदार थे वो अपनी जागीरों को छोड़कर भाग गए। जनता के विद्रोही होने पर लुई 16वें ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। मतलब ये मान लिया कि ये कानून बनाने वाली संस्था है और इस बात को मान लिया कि उसकी शक्तियों पर अब संविधान के अनुसार नियंत्रण होगा। मतलब इस बात को ये मान चुका था कि भाई उसको जो चलाने वाली जो सत्ता है, जो पहले वो अकेला अपने आप को सोचता था कि मैं ही सर्वे सर्वम हूँ, तो नेशनल असेंबली के अधीन मान लिया उसने। और उसने ये मान लिया कि संविधान में जो शक्तियाँ उसे दी जाएंगी उसके अनुसार उस पर नियंत्रण होगा। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो पहले थे, जो टैक्स लगे हुए थे, जिस तरह से लगा रखे थे, सिर्फ 2 छोटों को एस्टेट को छोड़ रखा था और तीसरे एस्टेट के लोग ही कर देते थे। तो इस प्रकार से वो करों और जो सामंती व्यवस्था थी, जागीरदारी थी, उसको खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को भी खत्म कर दिया। पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे कर न देने का अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया। सबके लिए जरूरी कर दिया कि सभी टैक्स देंगे। तथा चर्च के कब्जे वाली जमीन को जब्त कर लिया गया और चर्च के अधीन या चर्च ने जितनी बड़ी जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसको वापस ले लिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने नया संविधान तैयार किया। इस संविधान के अनुसार शक्तियां एक व्यक्ति को न देकर विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, अब 3 प्रकार के जो सरकार थे वो सरकार के 3 अंग बनाए गए। विधानपालिका का मतलब है कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका का मतलब है कानूनों को लागू करने वाली संस्था और न्यायपालिका का मतलब है न्याय करने वाली संस्था। पहले ये सारे के सारे जो काम थे वो जो राजा था वो अपने आप करता था। तो इसलिए जो नया संविधान तैयार किया गया, उस संविधान में शक्तियां एक व्यक्ति को न देकर 3 अंगों को दी गई, विधानपालिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। इसके अलावा संविधान में निम्नलिखित बातें कही गई। ये बातें आपने याद रखनी है क्योंकि आने वाले जो समय है उसके बाद, जो फ्रांसीसी क्रांति की बात है, ये सभी देशों में फिर उन्होंने सभी देशों ने इन चीज़ों को लागू किया। कौन कौन सी बातें थी? पहला था उन्होंने संविधान में लिखा आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं,
स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। ये नहीं है किसी को खास अधिकार दिए जाए और किसी को कोई अधिकार ना दिया जाए। तो पहली बार संविधान में ये व्यवस्था की गई कि आदमी जो है वो स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करना है जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। तो स्वतंत्रता की एक विस्तृत परिभाषा दी गई और ये बताया गया कि सिर्फ वही काम करने चाहिए जिससे दूसरों को कोई नुकसान, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को कर रहा है जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। तीसरा, समाज के लिए किसी भी हानिकारक काम पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। तीसरी जो संविधान में व्यवस्था की गई कि यदि समाज के लिए कोई काम हानिकारक है तो उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून को होना चाहिए, राजा को नहीं होना चाहिए। जैसे कानून में लिखा गया हो वैसा होना चाहिए, जबकि पहले राजा अपनी मर्जी से ही सब कुछ करता था। चौथी बात, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। सामान्य इच्छा का मतलब है जो आम आदमी सोचते हैं, जो आम आदमी इच्छा करते हैं वो कानून है, ना कि राजा जो सोचता है वो कानून। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है कि कानून जो है वो एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कानूनों का पालन सभी को करना है, इसलिए सभी नागरिकों को इसके निर्माण में भाग लेना चाहिए। पांचवा, कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। तो जो कानून उसमें संविधान में व्यवस्था की गई फ्रांस के, उसमें ये कहा गया कि कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, बल्कि सभी समान हैं। छठा, प्रत्येक व्यक्ति बोलने, लिखने और छापने के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया संविधान में कि वो अपनी बात को कह सकता है, लिखकर प्रकट कर सकता है और उसे छापने के लिए भी स्वतंत्रता दी गई। नंबर 7, कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कानून कहता है, यदि कानून व्यक्ति को दोषी ठहराता है तो तभी कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि कानून से बाहर कोई व्यक्ति कहता है कि ये दोषी है, इसके कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अगर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसे दोषी ठहराया जा सकता है, जो दोषी ठहराया जाता है, तभी वो दोषी माना जाएगा और तभी उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। नंबर 8, सेना और प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए कर लगाना छोड़िए। पहली बार संविधान में कहा गया कि अगर देश में सेना है, प्रशासन है, तो उसको चलाने के लिए, उसके पूरा करने के लिए खर्चे को कर लगाना जरूरी है। इसके लिए सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। तो संविधान में ये कहा गया कि जिन लोगों की आय ज़्यादा है उन पर ज़्यादा कर लगाया जाना चाहिए और जिन लोगों की आय कम है उन पर कम कर लगाया जाना चाहिए। जबकि 1789 से पहले फ्रांस में उल्टी स्थिति, जो व्यक्ति अमीर थे उनको करों में छूट दी गई थी और जो बेचारे गरीब थे, जिनकी कोई आमदनी नहीं थी, उनको सारा का सारा करों का जो बोझ था उनके ऊपर डाला गया। तो 1789 के जो संविधान बना उसमें, इसके बाद क्रांति के बाद, उसमें ये कहा गया कि सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। नंबर 9, संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जमीन रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को घर बनाने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये एक पवित्र अधिकार है और किसी भी अधिकार ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति को छीन ले या उसको बेदखल कर दे, तो वो नहीं हो सकता। तो संपत्ति के अधिकार को जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें एक पवित्र अधिकार माना गया, इसलिए किसी भी व्यक्ति को उससे वंचित, मतलब उससे छीना नहीं जा सकता है। नंबर 10, प्रत्येक सरकार का उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति और शोषण के विरुद्ध अधिकार की रक्षा करना है। तो सरकार को जिम्मेदारी दी गई
कि व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्रकृति ने उसे दिए हैं, जैसे स्वतंत्र रहने का अधिकार, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार और उसको शोषण से बचाने का अधिकार जो है, सरकार को चाहिए कि वो उसके व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो जब संविधान बना और संविधान के अनुसार जब राजा की शक्तियां निर्धारित की गई, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा संविधान के अनुसार काम करे या लिखित संविधान के अनुसार काम करे, उस व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। समझ रहे हैं इस बात को? संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि जब राजा संविधान के अनुसार अपने काम करे, संविधान के में जो उसको राजा को शक्तियां दी गई है उनके अनुसार चले, उसको संवैधानिक राजतंत्र